चलिए इंडियन पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के फेज़ में जब हम आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अब तक 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक की सारी पृष्ठभूमि आपको समझा दी, एक एक आस्पेक्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। आज इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन का भारत आना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कदम था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये प्रावधान रखा गया था कि एक रॉयल कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो ठीक 10 ईयर्स के बाद ये इवैल्यूएट करेगा कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किस तरह से काम किया। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन इसी बेस के आधार पर किया गया। साइमन कमीशन का भारत में आना, उसकी खिलाफत होना, बाइकआउट होना, उसके कॉन्ट्रेरी इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा नेहरू कमेटी का गठन करना। तो नेहरू कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके आज के कॉन्स्टिट्यूशन में वही झलकती हैं। इसको काउंटर करते हुए इंडियन मुस्लिम लीग का क्या रिस्पॉन्स था, तो जिन्ना के 14 पॉइंट प्रोग्राम वो भी काफ़ी हद तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में झलकते हैं जब आप माइनॉरिटीज़ का एस्पेक्ट देखते हैं। और यहाँ पर किसी तरह की आपसी सामंजस्य ना बन पाना मुस्लिम लीग का और नेहरू रिपोर्ट का, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में भेद। गवर्नमेंट के साथ भी साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो भारतीय पॉलिटिशियंस को स्वीकार ना होना और इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी स्वीकार ना होना, तो उसके बेसिस फिर मामला आगे चले जाना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर लेक्चर रखेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे जो भी डिसीजंस आएंगे उसके बेसिस पे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आज के देश का संविधान 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे और फाइनली हमें रीच करना है 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइमन कमीशन के आज भारत आने से लेकर के साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का 14 पॉइंट प्रोग्राम, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत में आया, अंग्रेज सरकार लेकर के आई, जिसके तहत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये इंड्यूस किया गया था कि जो प्रोविंसेस हैं, सेंटर है और प्रोविंस है, स्टेट्स, प्रोविंसेस में पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंड्यूस की गई थी, यानी कि डयार की। प्रोविंसेस की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वहाँ पर चुन करके भारतीय आएंगे और वो भारतीय जो उस असेंबली का, जिसे उस समय में काउंसिल ही कहा जाता था, उसका हिस्सा बनेंगे और उनमें से फिर कुछ को मंत्री बनाया जाएगा और वो मंत्री अंग्रेजी सरकार के अपॉइंटेड गवर्नर के साथ मिलकर के कुछ मंत्रालय संभालेंगे। आधे मंत्रालय ये मंत्री संभालेंगे जो जनता के द्वारा चुन के आए, आधे मंत्रालय वो संभालेंगे जो गवर्नर की काउंसिल के मेंबर हैं, यानी कि गवर्नर के साथ बैठने वाले काउंसिलर यानी कि सरकारी मुलाजिम। तो आधी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आधी ऑफिशियल गवर्नमेंट हो गई। तो इसे द्वैध शासन कहा गया था, डॉयर की। इसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिटेल में अवेलेबल है, हमने उसको अच्छे से वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इंडिया के विषय में जब भी बात यह आई कि इंडिया को स्वराज दिया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इंस्टॉल की जाए, तो ब्रिटिशर्स का हमेशा यही कहना रहा था कि पहले ये देखा जाएगा कि क्या इंडियन कैपेबल हैं सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ सकती है। इसके लिए हम पीस मील अप्रोच अपनाएंगे, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में आपके यहाँ पर हम जिम्मेदार सरकार बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। और उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जैसे 1919 का एक्ट आया है, तो उसके अंदर ये प्रावधान रखा गया कि फिर रॉयल कमीशन आएगा 10 साल के बाद इस एक्ट के आने के बाद, और वो ये जांच करेगा कि भाई किस तरह से इस एक्ट ने काम किया, जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनाई थी उन्होंने कैसा काम किया, और क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वर्क हुई है, क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ वर्क करती हैं। तो फिर फ्यूचर में कितनी और छूट देनी है भारतीयों को, कितने और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोग्रेस करनी है, वो तय करेंगे। तो इस तरह से एक अप्रोच अपनाई जाएगी। इसी क्लॉज के तहत अब बाय रूल देखा जाए तो आना चाहिए था 1929 में, क्योंकि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। तो एक तरफ ये कहा जाता है कि जब ये एक्ट आएगा जब ये एक्ट इनेक्ट होगा उसके 10 साल के बाद, तो 10 साल तो 1929 में बनते हैं।
और दूसरी तरफ एक बात यह है कि ये एक्ट प्रभावी 1921 में हुआ था, तो उस हिसाब से देखें तो साइमन कमीशन आना 1931 में बनता था। लेकिन दोनों ही तरफ से अगर देखें तो साइमन कमीशन बहुत जल्दी आया, और साइमन कमीशन का गठन उस समय की ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, 3 पार्टियां वहाँ एग्जिस्ट करती थी, द कंजर्वेटिव, द लिबरल्स, द लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी, TORY, टोरी पार्टी भी कहते हैं और टोरी गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, इट इज़ टोरी। अब उस समय में कंजर्वेटिव्स की सरकार थी, और भारत को एज अ कॉलोनी मैनेज करने के लिए एक सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस वहाँ लंदन में होता था। और उस समय में सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया द कंजर्वेटिव लॉर्ड बर्किनहेड थे। तो बर्किनहेड वहाँ पर एज अ सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया थे, और भारत में इस समय गवर्नर जनरल थे इरविन, लॉर्ड इरविन। बाद में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होगा। अब ऐसे में बर्किनहेड के द्वारा 27 नवंबर 1927, सिंपली आप याद रखिए, नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में वो रॉयल स्टैट्यूटरी कमीशन गठित कर दिया गया, जिसे आप निक नेम से कहते हैं साइमन कमीशन, कि ये भारत जाएगा, देखेगा कि 1919 का एक्ट कैसे काम कर रहा है, देखेगा कि इंडियंस कैपेबल हैं क्या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, देखेगा कि उस समय की प्रोविंसेस में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंड्यूस किया उसने वर्क कैसे किया, और बताएगा कि भाई भविष्य में भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हम लाएंगे या प्रोग्रेस लानी है, उसके लिए एक आउटलाइन प्रोवाइड करेगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडिया में किए जाए। ये तो एक तरफ रहा कि ये गठन कर दिया गया, फिर ये भारत आएगा और अपना काम करेगा। साइमन कमीशन भारत 2 बार आया। 3 फरवरी 1928 को बम्बई में साइमन कमीशन आया, और ये रहेगा फरवरी टू मार्च 1928, ये चला जाएगा। फिर ये आएगा अक्टूबर 1928 टू अप्रैल 1929। उस बार जब ये आएगा तब लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी पड़ेगी लाहौर रेलवे स्टेशन पे, और तब होगी उनकी अक्टूबर में वो जो चोट, और उससे नवंबर में उनकी मृत्यु, और दिसंबर में भगत सिंह के द्वारा फिर असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट साउंडर्स की पॉइंट ब्लैंक पे हत्या। ऐसे में 2 बार आया। अक्सर बच्चों को डेट्स बड़ी कंफ्यूज करती हैं, सारे इवेंट आपस में जुड़े हुए हैं। बात सिर्फ इश्क मोहब्बत की है, क्या आपने इश्क किया कि नहीं किया, टॉपिक से मोहब्बत हुई कि नहीं हुई। मोहब्बत करते नहीं है, जीते बेवफाई में, और कहते करनी तैयारी IAS की, और फिर बात बनती नहीं। मोहब्बत करो, समझो चीज़ों को। तो पहला फरवरी टू मार्च, और दूसरा ट्रिप कब लगाया उसने, अक्टूबर टू अगले साल की अप्रैल। और कुछ किताबों में डेट गलत दी हुई है कि मई 1929, मई 1929 को उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, पब्लिश कर दी। मई 1930 को रिपोर्ट पब्लिश होगी। इसका भी लॉजिक है, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। चलिए फिर से बैक आते हैं, ऐसे आगे जाएंगे बैक आएंगे। देखिए, जब डेट्स इन्वॉल्व हों, एक तरफ साइमन कमीशन आ रहा है, एक तरफ से वो अवतरित हो रहा है, इधर से नेहरू रिपोर्ट, उधर से जिन्ना, जब इतने लोग एक साथ लाने पड़ते हैं ना, ऐसा रिटॉरिक नहीं चलता कि मतलब ऐसा कोटा। आज मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा भी नहीं, आज नोट्स नहीं बनाया मैंने, क्यों, आज अपना वही अंदाज, आज चलेंगे बहुत ऑर्गेनिकली, सब आपको भी याद होगा, नोट्स में लिखते जाना। तो ऐसे में अब फिर से सवाल वहीं आ जाता है कि 2 बरस पहले क्यों, समय से पहले क्यों। समय से पहले बुलाने का बड़ा ज़बरदस्त तर्क दिया बर्किनहेड ने। कौन है ये, सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। कहता क्योंकि भारतीय समस्याओं को लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है इसको लेकर के हम बड़े ज़्यादा परेशान हैं, और विलंब नहीं कर सकते। वी आर जेन्युइन गवर्नमेंट, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को सिविलाइज करने की, इसलिए हम समय से पहले ही भेज रहे हैं। क्यों 2 साल और रुके और देश को जलने दें। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सच इससे कोसों दूर है, और दूर भी है, एक ही दिशा में होता तो भी अच्छा, विपरीत भी है। दूर और विपरीत दोनों अलग अलग बातें हैं। सच क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को ये दिख रहा था कि 1929 में लंदन में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम हारने वाले हैं और जीतने वाले हैं लेबर। और सही मायने में 1929 में लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे रैमसे मैकडोनाल्ड। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मैकडोनाल्ड पैक्ट के लिए कम्युनल अवार्ड देंगे ये। तो रैमसे मैकडोनाल्ड बन गए तब।
अभी तो क्योंकि मैं तो अब आगे खड़ा हो गया इतिहास देख रहा हूँ तो मुझे तो पता है बन गए, लेकिन उनको डर था कि कहीं बन ना जाए। हमें तो पता है बन गए, उन्हें डर था। तो उन्होंने कहा कि भैया 1929 में तो यार इनकी लेबर वालों की सरकार आ जाएगी, और लेबर पार्टी की सोच कुछ भारत में चल रही लेफ्टिस्ट मूवमेंट वाले लेबर वर्कर इनसे मेल खाती है। ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ढांचा, उसकी ज़रूरतों को लेबर पार्टी वाले समझते नहीं हैं, कंजर्वेटिवों को ऐसा लगता था। तो कहते कहीं कुछ कांड वांड ना कर दें, पहली बात। दूसरी बात, कहीं भारतीय समस्या का हल इन लेबर पार्टी वालों के हाथों ना हो जाए, इतने पॉपुलर ना हो जाए कि युगों युगों तक फिर यही बैठे रहे ब्रिटेन में। ना ना ना, इनको नहीं मौका देंगे कि कोई सोल्यूशन ये कर दे किसी कॉलोनी का, उसके पहले ही बुला लेते हैं, अपन ही देख लेंगे। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण, बर्किनहेड ये कहता था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू सेंड रॉयल कमीशन। पूछा क्यों भाई? कहता भारत के हालात तो देखो, हर तरफ धर्म के नाम पर दंगे हैं। 1922 से 1929 का दौर भारत का कम्युनल टेंशन के लिए जाना गया। अब धार्मिक दंगे बेपनाह। कहते इस मौके पे जब हम ये कमीशन भेजेंगे, ये लोवेस्ट ऑफ द लो ओपिनियन फॉर्म करेंगे इंडियंस के बारे में कि इंडियन सोशली पॉलिटिकली अभी बहुत बैकवर्ड है। ये अपने लिए ना संविधान बना सकते हैं, ना इन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चलानी आती है, और ना ही यहाँ पर हमें किसी तरह का लोकतंत्र लाना चाहिए। इस तरह की जब ये कमीशन अपनी ओपिनियन फॉर्म करके यहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ला करके रिपोर्ट पेश करेगा, तो फिर हम जो छूट दे रहे हैं थोड़ी बहुत भारत को, हमें बहाना मिल जाएगा, हमें देनी नहीं पड़ेगी। तो बड़ी सही बात है। कहते इसी समय में हमें ये यहाँ पर भेजना है। अगला कारण, चिंतित था बर्किनहेड बहुत सी चीज़ों के हाथों से। कैसे? भारत में तेज़ी से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, रेवोल्यूशनरी मजबूत होते चले जा रहे थे। ऐसे में अंग्रेजी सत्ता हिल रही थी कि कहीं भारतीय यूथ, भारतीय ओपिनियन, ये अब तक जो चली आ रही कांग्रेस जो संवैधानिक रास्ते फॉलो करती है, तरीके से हमसे बात करती है, एक तरह से ढाल ही है अंग्रेजी शासन की। ये जो जनता अब तक इनके साथ लामबंद थी, कहीं जनता का नया पोल ना क्रिएट हो जाए, कहीं आज़ादी की लड़ाई का धुर्री ये ना बन जाए। फिर तो बातचीत गई, फिर तो बम गोले से काम होगा और ये फिर कर जाएंगे। क्योंकि इसी समय में भगत सिंह ने आइडियोलॉजी बदली थी कि ना, इंडिविजुअल एक्शन नहीं, मास कैंपेन, जनता को साथ लाओ, बम फोड़ेंगे असेंबली में और अपने विचार लोगों को बताएंगे। इस चीज़ से भयभीत था बर्किनहेड। वो कहता था नहीं, समय से पहले ही हमें कुछ कमीशन जैसा भेजना चाहिए कि देश को, भारत को ये दिखने लगे कि भाई हाँ हम बहुत चिंतित हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस को लेकर के। कहते ठीक है। दूसरी तरफ वो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू की हरकतों से परेशान था। कहता ये दोनों क्या कर रहे हैं? कहते सर ये कांग्रेस के भीतर घुसेड़ रहे हैं समाजवादी सोच को। कहता यार ये लेबर, ये सोशलिज्म से तो हम कैपिटलिस्ट पहले ही परेशान थे, अब भारत में एक कांग्रेस पार्टी और उसके अंदर भी ये समाजवाद घुसड़ रहा है इन दोनों की वजह से। इसके पहले कि ये पार्टी को ज़्यादा प्रभावित कर जाएं और इस तरह के रेजोल्यूशन कांग्रेस के एंड पर पास करा जाएं जो सही मायने में कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोच के विरुद्ध है, चलिए हम ही कोई ऐसे रिफॉर्म के एक माहौल और एक एम्बिगिटी सी क्रिएट कर दें कि ये सारे लोग पीछे पड़ जाएं। तीसरा, स्वराजिस्ट पार्टी। स्वराजिस्ट पार्टी के विषय में इन्होंने सोचा था कि स्वराजिस्ट पार्टी खत्म हो जाएगी, तबाह होने ही वाली है। लेकिन स्वराजिस्ट पार्टी 1927 तक, एक मौके में 1925-26 में कमज़ोर पड़ी, लेकिन 1927 तक स्वराजिस्ट पार्टी ने फिर से अपना एजेंडा खड़ा किया और ये कहा कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए इंडिया के लिए। तो ऐसे में बर्किनहेड नहीं चाहता था कि भाई इस तरह की कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात उभर करके आए और इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का चर्चा आ जाए और फिर हम बहुत लेट हो जाएं किसी तरह की अपनी सुझाव देने में। भारतीय खुद ही अपना कहते हैं ना नबेड़ा पंजाबी में, इंतजाम खुद ही करके बैठ गए। तो कहते ना ना ना, समय से पहले ही हमें ये करना पड़ेगा। और अगला, बड़े पैमाने पर कांग्रेस किसी भी तरह के इस 10 साल वाले इवैल्यूएशन प्रोसेस में रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन के पीस मील अप्रोच में यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए, वही अपने लेवल पर ग्रो करेगा। ऐसे में डर था बर्किनहेड को कि कांग्रेस की ये जो अप्रोच है कि भाई हमें एक परमानेंट सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कहीं अगर वो हमसे होपलेस हो गए और इस अप्रोच की तरफ परस्यू कर गए इंडिया के कांग्रेस ऑपरेटर्स को लेकर के, फिर हम देर ना हो जाए कहीं कुछ अपनी तरफ से देने में, तो फिर हमारी मौजूदगी का कोई इम्पोर्टेंस ही ना रहे। ये कुछ कारण रहे हैं जिन कारणों से ये रॉयल कमीशन समय से पहले भारत भेजा गया है। सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स के अपने थे, इंडिया के हितों में ये नहीं किया गया, लेकिन इसने इंडिया के हित में एक काम कर दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त था।
1927 तक भारत की सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन, संप्रदाय, सभी काडर बिखरे गए थे, एक दूसरे के विपरीत चले गए थे, लेकिन उन्हें पुनः एकजुट होने का अवसर प्रदान किया साइमन कमीशन के गठन की खबर ने। क्योंकि खबर में एक खबर बड़ी ज़बरदस्त थी, और खबर ये थी कि साइमन कमीशन के 7 मेंबर अध्यक्ष को मिला करके सातों के सातों मेंबर गोरे, वाइट पीपल। तो इससे क्लियरली ये मेंशन हो गया कि भाई भारत का मॉडरेट से मॉडरेट पॉलिटिशियन तक स्वीकार नहीं है अंग्रेजों को। चलो भगत सिंह को तो कह देते थे कि ये तो रेवोल्यूशनरी है, टेररिस्ट। चलो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू को तो कह सकते कि भैया ये तो सोशलिस्ट हैं। चलो एम एन रॉय को ये कह देंगे कि भैया कम्युनिस्ट है। सैकड़ों मॉडरेट लीडर पड़े हैं भाई, उनको तो इंक्लूड कर लेते। मतलब तुम हमें समझते ही कुछ नहीं हो यार। तुम ये मानते हो राजनीति के तौर पर, पॉलिटिक्स के तौर पर हम नस्ल के आधार पर तुमसे बहुत पिछड़े हुए हैं, तो तुम हमें जब कुछ समझते ही नहीं हो तो फिर ये तो बहाने हैं तुम्हारे। कभी तुम हमें कम्युनिस्ट कह के दबाते हो, कभी तुम हमें सोशलिस्ट कह के दबाते हो, कभी लेफ्टिस्ट। सही मायने में दबाना तुम्हें भारतीयों को है, क्योंकि हम नस्ल से भारतीय हैं। तो स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ये इशू नजर आया। बहाने देखो अंग्रेजी सरकार के दो, कहते पूछ तो लेते यार कि हमने सारे वाइट मेंबर को रखा तो पहले लड़ने लग गए। कहते बताओ, कहते देखो ध्यान सुनो, ये जो हमने बनाया है ना रॉयल कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन, ये इसमें सातों के सातों मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए हमने, और इसको अपनी रिपोर्ट किसे देनी है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जब इसे अपनी रिपोर्ट ही ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी है यार, तो तुम लोगों को इसमें कैसे शामिल कर सकते थे? उतने में एक आदमी पीछे से खड़ा हुआ, कहते झूठ ना बोल। कहते क्यों? कहते 2 भारतीय मेंबर बैठे हुए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, पता नहीं तेरे को? तो कौन सा? कहता है कि लॉर्ड सिन्हा, दूसरा मिस्टर सकलत वाला। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो भारतीय भी तो हैं, तो फिर इस कमीशन में भारतीय क्यों नहीं हो सकते थे? कहते चुप रहो बेटे, ज़्यादा नहीं बोलना। तो एक अप्रोच तो ये बता दी कि इसलिए हमने तुमको नहीं लिया, जो कि बेबुनियाद बहाना था। दूसरा क्यों नहीं लिया? कहते इधर आओ, पूरे भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला करके पूछ लो कि क्या तुम सबकी आपस में कोई एक यूनाइटेड अप्रोच है, कोई यूनाइटेड डिसीजन मेकिंग है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को लेकर के? तो फिर किसको शामिल करें, किसको ना करें? इसको शामिल करेंगे, दूसरा आग लगा लेगा खुद के बदन को। उसको शामिल करेंगे, वो ट्रेन के नीचे बिछ जाएगा जा करके। ऐसे कैसे कर ले? नहीं, कहते ये गलत बात है। संविधानिक मामलों में हम सब एक होते हैं। तुम हमसे बात तो करते, हम आते नहीं। कहते हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं था। इवन इरविन ने भारत में ये बयान दिया, कहते देखो यार, तुम लोगों ने ना आपसी मतभेदों से अपनी एक पिक्चर, ऐसी परसेप्शन ऐसा क्रिएट करके पार्लियामेंट में भेजी ना कि उनको ये नज़र आने लगा कि तुम लोग अनबाइज्ड रह ही नहीं पाओगे। जब भी तुम्हें कमीशन में दाखिल करेंगे तो तुम कमीशन में कोई ना कोई कलर्ड अप्रोच दिखाओगे, मतलब किसी ना किसी जाति, पंथ, धर्म के प्रति तुम रंगे हुए नजर आओगे, इसलिए तुम्हें नहीं लिया। और असली कारण एक ये भी था कि बर्किनहेड टेंशन में था, क्योंकि जो कमीशन था उसमें बराबर के मेंबर थे, कंजर्वेटिव पार्टी के, लेबर पार्टी के और लिबरल के। और वो ये डरता था कहीं इस कमीशन के जो लेबर पार्टी वाले मेंबर हैं, कहीं भारत में इस समय सोशलिज्म का दबदबा चल रहा है, वहाँ के लेबरों से मिल करके लेबर मिल के कहीं कांड ना कर दें। वहाँ पर भी लेबर पार्टियाँ लेफ्टिस्ट, और ब्रिटेन में भी लेबर। जैसे ही यहाँ पे लेबर होगी वहाँ पर भी लेफ्ट पार्टियाँ आ जाएंगी, बस फिर हो गया काम। कहते ना 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 बाबा, भारतीय नहीं इसमें चाहिए। लेकिन गुस्सा आ गए भारतीय, कहते ना यार बात ठीक है, कहते वो बात अलग है, कहते कि ठीक है हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नस्लीय टिप्पणी करोगे तो फिर हम सब एक हैं। और फिर संविधान देश का बनना था, हमारा भाग्य तय होना था, पॉलिटिकल फ्यूचर हमारा तय करना। तुम बैठ गए तुम सातों के साथ हैं, और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ना आम बना छणकना, ना इंडिया में को लेना देना तुम्हारा। तुम्हें पता क्या यहाँ पे क्या चल क्या रहा है? एक कमीशन आएगा, वो अलग अलग राज्यों में घूमेगा, शहरों में रहेगा, होटलों में खाएगा पिएगा जाएगा। यहाँ 2-2 हज़ार साल जंगलों में खप गए आदिवासियों के, उनके मुद्दे तुम 2 दिन में समझ लोगे? या ग्रामीण लोग, या खेती बाड़ी के लोग, या उद्योग धंधे भारतीय कैसे नहीं हो सकते थे जब भारत के लिए एक राजनीतिक प्रोग्राम फ्यूचर का बनना था? कहते हम नहीं मानते। लिबरल फेडरेशन पार्टी के तेज बहादुर सप्रू आगे आए। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस भी एक पार्टी थी, वो भी आगे आए। और हिंदू महासभा ये भी आगे आए। तीनों। लिबरल फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू ने कह दिया साइमन बायकॉट। इन्होंने एजेंडा सामने रखा, कांग्रेस ने इसे पॉपुलर कर दिया।
3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और पूरा भारत हड़ताल बंद, और एक स्वर में लोगों ने कहा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। हर जगह काले झंडे फहरा रहे थे, वो जहाँ जहाँ भी गया, बड़ोदरा गया, वाराणसी गया, लखनऊ गया, अलग अलग जगहों पे गया, लेकिन हर बार साइमन गो बैक। सभी पार्टियाँ एक साथ आई, मुस्लिम लीग, लेकिन याद रखें मुस्लिम लीग के दो हिस्से हो गए इस समय। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग तो आगे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, और वो खड़े थे इस समय कांग्रेस के साथ, खिलाफत कर रहे थे साइमन कमीशन की। लेकिन मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के अलग हो गए, वो कहते थे कि साइमन कमीशन को आने दो, वो मोहम्मद शफी फैक्शन। फिर सेंट्रल सिख संघ भी स्वीकार कर रहे थे, कहते आने दो साइमन कमीशन को, क्योंकि वो उनकी भी मांगे अलग थी जो शायद साइमन कमीशन दे रहा था। फिर जस्टिस पार्टी मद्रास की, वो भी कह रही थी साइमन कमीशन को आने दो। फिर ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन, अछूतों की फेडरेशन, वो भी कह रही थी आने दो। तो मोहम्मद शफी वाला मुस्लिम लीग, सेंट्रल सिख संघ, मद्रास की जस्टिस पार्टी और ऑल इंडिया अछूत संघ फेडरेशन ने बोला भी आने दो। लेकिन हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू की, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना की उस समय की इंडियन मुस्लिम लीग, इन सब ने मिल करके कहा भाई नहीं आने दो, नहीं आने देंगे, हम एक साथ खड़े हैं। चलिए, अब साइमन कमीशन आया, 2 बार आया, उसका हर जगह पर खिलाफत हुई। अंग्रेजों ने सोचा ही नहीं था कि भाई जो बायकॉट की कॉल है वो पॉपुलर मूवमेंट में बदल जाएगी। गांधी की नॉन कॉपरेशन की चौरी चौरा की घटना से पहले तक का जो माहौल था, भारत पुनः उसे रंग में रंगा नजर आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसे इस्तेमाल करना चाहती थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा माहौल फिर से खड़ा करने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी खड़ी करने के लिए। हर किसी ने इसे अपने अपने वे में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि भाई साइमन कमीशन के विरोध में इस समय में जो माहौल बना है उसे हम इस तरह से इस्तेमाल कर ले। वो हुआ भी, मतलब जो भारत इस समय पिछले 1922 की घटना के बाद बिखरा सा पड़ा था, उसे एकजुट करके रख दिया, एकत्र करके रख दिया साइमन कमीशन ने। ये एक बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेजी तंत्र घबरा गया, पुलिस घबरा कर की आउटराइट सप्रेशन का दौर चला। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें जीबी पंत कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पे लाठियां बरसाई गई। लाहौर में आपको पता ही है, लाला लाजपत राय के ऊपर एक ज़माने के कद्दावर एक्सट्रीमिस्ट नेता, हीरो, पंजाब के लायन, शेर पंजाब, उन पर लाठियां बरसाई गई। छाती पे लाठी मार दी बीच में, थाइमस ग्लैंड होता है उसे ठोक दिया, मर गए। नवंबर में दम तोड़ दिया 1928 हॉस्पिटल में। दिसंबर 17 भगत सिंह ने नबेड़ दिया काम। वो कहते ज़्यादा देर नहीं रख सकते बोझ, इतना बड़ा नेता एक आम पुलिस वाले ने मार दिया, एसेट, देश के एसेट को ख़त्म कर दिया। फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दी इन चीज़ों ने, यूथ फिर से निकल आया आगे, कहता ना अपनी बर्दाश्त होता। तो इस तरह साइमन कमीशन ने बहुत कुछ कर दिया इस दौर में। जहाँ एक तरफ साइमन कमीशन आया, उसकी इस तरह से रिटेलिएशन आई, वहीं दूसरी तरफ साइमन कमीशन को साइमन कमीशन की भाषा में संवैधानिक तौर पर भी जवाब दिए। वो कैसे दिए? बर्किनहेड ने मुस्कुराते हुए एक तंज कसा मोतीलाल नेहरू पर, कहते सुनो, कहते हाँ, कहते तुम्हें परेशानी है हमारे साइमन कमीशन से? कहते हाँ। कहते तुम खुद के लिए खुद संविधान बनाओगे? कहते हाँ। कहते तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए इस कंट्री में? कहते हाँ। कहते मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, दावा करता हूँ तुम्हारे आगे कि जाओ देश की सभी पार्टियों को एकजुट कर लेना और सबको स्वीकार हुए एक ऐसा संविधान बना के दो हमें, मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितनी एकता है, और जाओ दे दोगे तो मैं मान जाऊँगा, वादा रहा। ये उसने ताना इसलिए, तंज इसलिए कसा क्योंकि वो भारत की सच्चाई जानता था कि कास्ट वाइज, पॉलिटी वाइज, सोसाइटी वाइज देश बटा हुआ है। ये कहाँ से नहीं, सच भी था, उसकी ये बात सच भी निकली, नहीं बन पाया, कॉमन एक्सेप्टेबल एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। लेकिन चैलेंज लिया, मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज को लिया। चैलेंज लेने के साथ अब क्या हुआ, चलिए इसको समझते हैं। भारतीय पार्टियां एकत्रित हुई। 1928 फरवरी दिल्ली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सभी पार्टी आई, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। दिल्ली की इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के तहत निर्णय लिया गया कि भाई अपोज करेंगे और अपने स्तर पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके देंगे। कहते ठीक है, अगली मीटिंग होल्ड करिए बम्बई, मई 1928 बॉम्बे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग
और उस मीटिंग में बनी एक कमेटी, और कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए मोतीलाल नेहरू। 29 पार्टियों ने मिल करके ये कमेटी बनाई और इसमें मोतीलाल नेहरू के साथ 8 सदस्य और थे। उनके नाम मैं लेक्चर के अंत में लिखवाऊंगा, अभी लेक्चर फ्लो में चलने देते हैं। नेहरू कमेटी को कहा कि 1 जुलाई से पहले किसी हाल भी संविधान किस का प्रारूप कैसा हो, संविधान किन सिद्धांतों पर खड़ा हो, वो सारा रोड मैप दे देना। कहते दे देंगे भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। 1 जुलाई तक ये काम नहीं हो पाया। अगस्त में फाइनली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन हुई और अगस्त में स्वीकार हुई है, पेश की गई है नेहरू रिपोर्ट। अगस्त में पेश हुई है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या था वो बताएंगे, पहले एक फ्लो को समझ लीजिए। इसके बाद अगेन इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन होल्ड हुई दिसंबर कलकत्ता में। दिसंबर की इस कलकत्ता की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा नेहरू से, कहते ऐसा करो कि वो जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर सेंटर में सेंट्रल लेजिस्लेचर बननी है ना, जैसे आज की पार्लियामेंट, उसमें यार तुम मुसलमानों को ना 33% रिजर्वेशन दे देना। नेहरू कहते ऐसा नहीं हो सकता। कहते फिर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता, हम भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। कहते फिर मैं चला। कहते कौन? कहते शफ़ी खड़ा है, मोहम्मद शफ़ी, आगा खान, मेरे आधे सदस्य लेकर के, मैं भी अपने सदस्य लेकर के उनसे मिल जा रहा हूँ। ख़त्म कहानी। और जनवरी 1929 में हम अपनी मीटिंग करेंगे। और जनवरी 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना अब मिल चुके हैं आगा खान और मोहम्मद शफ़ी से, और ये मुस्लिम लीग पूरी हो गई। और जनवरी में इन्होंने दिल्ली में अपनी मीटिंग की, और दिल्ली की मीटिंग में इन्होंने 2 पॉइंट रखे। 2 पॉइंट जो नेहरू की सोच और नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के बिल्कुल विरुद्ध थे। क्या थे वो 2 पॉइंट, वो तो मैं अभी बताऊंगा। 2 पॉइंट रखने के बाद मार्च 1929 के अंदर फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री प्रोग्राम के साथ उभर करके आते हैं। कहते ये मेरा 14 पॉइंट प्रोग्राम है भारत के मुस्लिमों के लिए, और इसे मैं रखने जा रहा हूँ मुस्लिम लीग के सामने, पास करो। नेहरू को पकड़ा के आते हैं। कहते ठीक है। तो ये तो हो गया सारा मामला। 3 फरवरी 1928 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत बम्बई आया, खिलाफत हुई। फरवरी ही में इसको काउंटर करने के लिए भारतीय पार्टियों ने, नेताओं ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली भैया दिल्ली में। यहाँ पे प्रतिज्ञा ली गई, मिल के काम करेंगे, देश के हित में सोचेंगे, चलो बम्बई में मिलेंगे मई में। कहते ठीक है। मई 1928 को बम्बई में मिले। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने कमेटी बना दी। कमेटी का नाम है नेहरू कमेटी, क्योंकि नेहरू अध्यक्ष थे और नेहरू ने ही मेनली नेहरू रिपोर्ट को ऑथर किया। 8 सदस्य और थे। इस नेहरू कमेटी को बोला गया कि जुलाई से पहले रिपोर्ट दे देना। इन्होंने अगस्त में रिपोर्ट दी और अगस्त में इनकी ये रिपोर्ट पेश हो गई। सबने पढ़ ली, जान ली, समझ ली। इसकी कन्वेंशन होल्ड होनी थी 1928 में ही, दिसंबर में कलकत्ता में, नेहरू रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए। उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जब कन्वेंशन होल्ड हुई दिसंबर में 1928 में, जिन्ना ने अपनी मांग रख दी कि भैया 1/3 33% सीटें सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुसलमानों को दे देना। नेहरू कहते ना, जिन्ना कहते जा। वो सीधे मोहम्मद शफ़ी और आगा खान के साथ कहते कब से बिछड़े, यहाँ आके मिल गए। ले भाई अगले ही महीने दिसंबर, अगले ही महीना 1929 जनवरी, इन्होंने अपने 2 प्रोग्राम दे दिए। दिल्ली में अपनी मीटिंग कर ली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया के मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। इनसे इस दावे की भी हवा निकालने का काम करेंगे हिंदू महासभा के मिस्टर आर जयकर। वो कहेंगे किस बिहार पे तुमको ये पासपोर्ट दिया कि तुम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हो। ये लड़ाइयाँ होंगी इनके बीच में, मैं अभी इसके ऊपर आऊँगा। इसमें 2 प्रोग्राम दिए। मोहम्मद शफ़ी ने कहा, कहते जिन्ना यार डिटेल में लेकर के आ कि भारतीय मुस्लिमों के लिए क्या चाहिए, मुस्लिम लीग में पेश करो और फिर उसे बढ़ा दो आगे। कहते ठीक है, मुझे समय दे दो। फरवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी जाते ही मार्च में आ जाऊँगा। मार्च 1929 में ये आ गए अपनी 14 सूत्री जिन्ना रिपोर्ट लेकर के रख दी। कहते सुबह के अखबार के साथ मोतीलाल के टेबल पे पहुंच जानी चाहिए चाय के पहले। कहते पहुंच गई। मोतीलाल नेहरू ने पढ़ी। कहते मतलब टोटल ऑपोजिट।
मतलब जो मैंने कह दिया उसके टोटल ऑपोजिट। अगर मैं कुछ और भी कह देता तो ये वो भी ऑपोजिट कर दे। मैं कह देता सूरज पश्चिम से उगता है, पूरब से उगता है, तो ये कह देते नहीं है भैया पश्चिम से उगता है भैया, तुमने कहा है ना इसलिए अब पश्चिम से उगता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्टें नेहरू ने भी दे दी, रिपोर्टें जिन्ना ने भी दे दी, रिपोर्टें दोनों की स्वीकार नहीं हुई, किसी स्वीकार 1929 चल ही रहा है। ऐसे में नेहरू रिपोर्ट से एक वर्ग और परेशान हो गया, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। कहते रिपोर्ट में क्या डाल दिया पापा, मोतीलाल नेहरू पिता थे ना जवाहरलाल नेहरू, कहते क्या हुआ, कहते प्रॉमिस किया था ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, ये क्या डाल दिया डोमिनियन स्टेटस वाला। कहते ये तो ऐसा ही, कहते नहीं हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमारे पीछे बहुत लोग हैं, फिर कल को मत कर। कहते भाई रुको रुको, तुम क्या चाहते हो। कहते कोलकाता में जो सेशन होने जा रहा है ना हम लोग का कांग्रेस का, उसमें पास करा दो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाला। कहते बेटा ऐसा नहीं कर सकते, बीच में मामला फंसा पड़ा है, अंग्रेज पहले नहीं मान रहे, ऐसा कर देते, चलो करते। कांग्रेस में जो सेशन हुआ उसमें फिर क्या किया कि भाई नेहरू सुभाष चंद्र जैसे युवाओं को, समाजवादियों को सेटिस्फाई करने के लिए अंग्रेजों को ये चुनौती दे दी कि अगर 31 दिसंबर 1929 से पहले पहले नेहरू रिपोर्ट आपने ना मानी तो दो चीज़ें करेंगे। पहली बात तो पहली चीज़ ये होगी कि फिर जबरदस्त तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन लहराएगा, डोमिनियन स्टेटस गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि फिर नेहरू रिपोर्ट हम खुद रद्द करेंगे और पूरी कंट्री लेवल पे होगा मास सिविल डिसोबीडियंस। फिर नेहरू से पूछा खुश हो बोल अल्लाह, कहते हैं हाँ अब खुश हैं पापा। तो इस तरह से सारा माहौल बना है। और फिर 1929 के बाद तो मई में 1930 में आ ही जाएगी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और फिर शुरुआत हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और नवंबर 1930 में पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लंदन। कांग्रेस नहीं पहुंचेगी, लंदन। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट, फिर जिन्ना की सोच, और क्या कहा साइमन कमीशन ने। अब हमने ये सारा ऐतिहासिक सिस्टम समझा दिया ना, अब हम आते हैं इनके क्या क्या प्रावधान थे टेक्निकल चीज़ों पे। तीनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ाएंगे, जिंदगी भर कभी भूलेगा ही नहीं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। अब कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं तीनों की सोच क्या चल रही थी। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन कमीशन ने क्या दिया, क्या ऑफर किया, किस किस कॉन्टेक्स्ट में से हमेशा के लिए याद रखने का तरीका क्या है, समस्याएं क्या चल रही थी देश में, उसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखते हैं। तो सबसे पहले 1919 के एक्ट ने क्या दिया था, तो पहले ही चीज़ डिस्कस करते हैं प्रोविंसेस के विषय में कि प्रोविंसेस को क्या मिला, क्षेत्रों को क्या मिला। सीधा MCQ, साइमन कमीशन ने भारत आने के बाद ये कहा कि इंडिया का जिस तरह का साइज है वेरी वास्ट, उस हिसाब से जो प्रोविंसेस हैं इंडिया की, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने डायरकी का प्रोविज़न रखा है ना, द्वैत शासन, आधी शक्तियाँ गवर्नर और उसके काउंसलर्स के पास, आधी शक्तियाँ गवर्नर और पॉपुलर मिनिस्टर्स के पास। यार ये गलत है यार, प्रोविंसेस में कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट देनी पड़ेगी, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। मतलब सारी के सारे मंत्रालय पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास ही हों। समझ में आई बात, किनके पास हों, पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर के पास ही हों। यानी कि भारतीय जो जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं उन्हीं को सारे मंत्रालय दे दीजिए, वो गवर्नर के साथ मिलकर के काम करें। तो रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव बनाई जाए राज्यों में, प्रोविंसेस में। और वो जो मिनिस्टर्स होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हों। आई बात समझ में। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त प्रावधान साइमन कमीशन ने दिया। 1919 के एक्ट के द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत नेगेटिव था, क्योंकि जिम्मेदारियों वाले सारे मंत्रालय आपने दिए हुए थे भारतीय मंत्रियों को, और पैसे के खजाने वाले सारे मंत्रालय दिए थे काउंसिलर्स को। वो जिम्मेदारियां निभाते रह जाते थे, वो पैसे के बिना निभ नहीं सकती थी, और इनको जिम्मेदारी कोई नहीं थी, पैसे इनके कंट्रोल में था, ये उन्हें पैसा देते नहीं थे। इससे उन मंत्रियों की बदनामी भारतीयों के बीच में ही हो रही थी, और अंग्रेजों का आधार ही ये था कि ये प्रमाणित करते कि देखिए इंडियन इनकेपेबल हैं, मंत्रालय संभाल नहीं सकते। ऐसे में इसने एक उस कुरीति को दूर कर दिया। और दूसरा, इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन था अब तक। इसने वो जो मेंबर हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उनको चुनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन का संकल्प दिया। ये दूसरी बड़ी बात। और तीसरी, जहाँ एक तरफ इसने डायरकी ख़त्म की, जहाँ एक तरफ इसने
ये कहा कि जो डायरेक्ट इलेक्शन के वाया मेंबर आएंगे उन्हीं में से मंत्री बनेंगे, वो गवर्नर के साथ मिलकर के काम करेंगे, तो और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लेजिस्लेचर। वहीं इसने इसे जीरो भी कर दिया। वो कैसे? गवर्नर को स्पेशल पावर्स दे दी, डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके तहत गवर्नर जब चाहे लेजिस्लेचर का सत्र बुला सकता है, गवर्नर जब चाहे मंत्रियों के किसी भी निर्णय को काट सकता है अपनी स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर के तहत, जनहित और देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में गवर्नर ऑलवेज सुप्रीम रहेगा। वो ये इनके इन प्रकरण कोई ना कोई बहाना लगा करके मंत्रियों के निर्णयों को काटता रहेगा। तो काम तो वहीं का वहीं रहा। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नेगेटिव प्रोविजन को ख़त्म करके नए प्रोविजन दे के उसे भी कैमोफ्लेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही इनकी आलोचना भी है, यही इनका एक क्रिटिकल असेसमेंट करें तो इनकी फिर ऑपोजिशन भी है। लेकिन ये प्रोविंस के सिलसिले में इन्होंने ये किया। दूसरी, भारतीयों की मांग चल रही थी कि भैया सेंट्रल लेवल पर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस तरह का कुछ भी नहीं था कि भाई पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होगी, नहीं, सेंट्रल लेवल पर पूरी तानाशाही थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, उसमें थोड़ी जगह बढ़ा करके भारतीयों को सम्मिलित करने की बात थी। तो उसमें अब इन्होंने ये कहा कि भाई सेंट्रल लेवल पर भी डायरकी ले आना। जैसे पहले प्रोविंसेस में डायरकी लाई आपने, भारतीयों को भी कुछ मंत्रालय दिया, अब सेंटर में डायरकी लेकर के आना और एक पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में लेकर के आना। साइमन कमीशन ने कहा कि सेंटर में हम देंगे इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। मतलब इसके रिलेटेड कोई प्रावधान नहीं है कि सेंटर में कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ना 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 ना, और कोई वादा भी नहीं करने जा रहे कि कब देंगे कब नहीं देंगे, फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। बस ये चीज़ है। तो कहते फिर सेंटर कैसे चलेगा? तो वैसे ही जो लेजिस्लेचर है उसका हेड किंग होगा। किंग कहाँ है? ब्रिटेन में। तो किंग विद द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मशीनरी, पार्लियामेंट कौन सी? वो ब्रिटेन में है ना। इंडिया से रिलेटेड वहाँ की पार्लियामेंट से कानून बन के आएंगे। तो लेजिस्लेटिव मामले में किंग एंड द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मामले में किंग एंड द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इंडिया में, उसकी काउंसिल, और किंग ब्रिटेन में। बस नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। ओके, एंजॉय। सो पार्लियामेंट एंड द किंग फॉर द लेजिस्लेटिव, कानून बनाने के मामले में, पार्लियामेंट एंड किंग एंड द गवर्नर जनरल फॉर द एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी में। चलो एंजॉय। कहते लेकिन यार ऐसा मत सोचना कि हमेशा के लिए ऐसा रखूंगा। अनरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में सेंटर में मैं हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता। फ्यूचर में हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, एक फेडरल गवर्नमेंट देंगे। तो याद रखिए, साइमन कमीशन ने यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट दिया।